Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are here to discuss one of the most important chapter of the partnership accounts, that is the retirement and death of a partner. This chapter is similar to the admission of a partner. On this video you will learn some theory concepts as well as a calculation of new profit sharing ratio at the time of retirement. So without wasting any time, let's get started. Firstly, we should know about the meaning of the retirement of a partner. So what do you mean by the retirement of a partner? When one partner wants to get retirement from the partnership firm with the consent of all the remaining partners is known as a retirement of a partner. It means जब भी कोई पार्टनर बाकी रिमेनिंग पार्टनर से कंसेंट के साथ जाना चाहे तो वो फॉर्म को छोड़ के जा सकता है. इस फिगर में आपको दिखा रखा है कि ये अगर 4 पार्टनर्स थे जो एक फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, एक पार्टनरशिप उन्होंने बना रखी थी, तो अगर ये पर्सन रिटायर होना चाहता है, राम नेम का पर्सन जो है वो रिटायर होना चाहता है, तो वो इन 3 की कंसेंट के साथ इजिली जा सकता है. ठीक है, तो उनकी जो पुरानी रेशो थी दैट वाज 2:1:1:2, मतलब 4 पार्टनर्स की रेशो इसमें इंक्लूड थी. लेकिन जब ये राम रिटायर हो जाएगा तो जो न्यू रेशो बनेगी उसमें इसका जो शेयर होगा वो फिनिश हो जाएगा. बट इट नाउ अ पार्टनर रिटायर either with the consent of all the partners as per the terms of the agreement और at his or her own will, मतलब वो अगर बाकी जो पार्टनर उनके कंसेंट के साथ भी रिटायर हो सकता है या उसके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में मेंशन था उसके अकॉर्डिंग वो रिटायर हो सकता है या वो अपनी मर्जी से भी रिटायर हो सकता है. तो जब भी वो अपनी मर्जी से रिटायर होगा तो उसके भी काफी रीजन हो सकते हैं, लाइक एज फैक्टर है, इल हेल्थ है, या उसको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या उसका कई बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ डिस्प्यूट हो गया. ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज और माइंड में रखनी है. आफ्टर द रिटायरमेंट he loses his all the rights of any future acts of the firm, although he has a right to receive the interest on his unpaid balance at rate of the 6% per annum. It means जब ये पार्टनर रिटायर हो जाएगा फॉर्म में से, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ हो या एग्रीमेंट में टर्म्स के साथ हो या अपनी मर्जी से भी हो, तो उसका फ्यूचर जो भी एक्ट्स रहेंगे फॉर्म में उसमें उसका कोई भी राइट नहीं है. लेकिन अगर उसका कोई अनपेड बैलेंस पेंडिंग है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट रेट ऑफ 6% पर एनम, क्योंकि वो लोन की तरह कंसिडर किया जाता है. Nextly, we have is the settlement of the account of the retiring partner. There are three ways in which we can settle the account of the retiring partner. First one is when full payment is made. तो थ्री वेज हैं जिससे हम अपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को सेटल कर सकते हैं. फर्स्ट वे क्या है, जब आप पूरी पेमेंट उसको कर रहे हो तो उसमें हमारी एंट्री क्या जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट. सेकेंड वे इज आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसके अब जो भी अमाउंट है उसको लोन ट्रीट कर रहे हो, तो उस केस में टू कैश नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. मीन्स एंट्री क्या रहेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. थर्ड केस इज आप उसको कुछ पेमेंट कैश में कर रहे हो और कुछ आप उसको लोन ट्रीट कर रहे हो, तो जितनी पेमेंट भी आप उसको कैश में ट्रीट करोगे वो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बाकी का जो भी बैलेंस बचेगा उसका लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. दैट मीन एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. Nextly, we have is what adjustments are made at the time of the retirement of a partner. So, following adjustments are made at the time of the retirement. First one is a calculation of new and gaining ratio, treatment of the goodwill, devaluation of assets and liabilities, treatment of the accumulated profits or losses also. मेथड्स ऑफ द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होनी है तो उसके भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, वो भी यहीं पे एडजस्ट किए जाते हैं. एंड एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, जो बाकी पार्टनर्स बचेंगे जो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्म को, उनकी भी कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स करी जाएंगी. ये सारी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ये सिमिलर ही हैं जैसे आप एडमिशन वाले चैप्टर में करते थे. बस आपको वो एक तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर वगैरह पता होना चाहिए, बस मोस्टली इसी का ही अकाउंट पूछा जाता है, तो वो आपको बस शेयर के अकॉर्डिंग आप उसकी कैलकुलेशन इजिली कर पाओगे. नेक्स्टली इज द फॉर्मेट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसकी दो साइड होती हैं एज यू ऑल नो, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है. तो इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट आइटम्स आर टू बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हाट आइटम्स आर टू बी डेबिटेड, ठीक है, इन द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें आप क्रेडिट करते हो उसके कैपिटल अकाउंट में और कौन कौन सी चीज़ें आप डेबिट करते हो. तो अगर उसका बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, उसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो भी क्रेडिट होगा, उसको जो भी गुडविल में शेयर मिलना है वो गेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे. एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाएंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसमें भी जो उसका शेयर होएगा वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाएगा. अगर उसको सैलरी या कमीशन वगैरह मिलनी है वो भी यहाँ पे जाएगी. अगर उन्होंने ज्वाइंट लाभ पॉलिसी ले रखी है तो उसकी सरेंडर वैल्यू में भी जो उसका शेयर होएगा वो भी यहाँ पे क्रेडिट होगा. नॉट डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, अगर उसका बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है, उसके करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है या गुडविल पहले से ही ऑलरेडी अपेयर कर रही है बुक्स में,
यहाँ P&L में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लाइक अक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स थे वो डेबिट क्रेडिट हो रहे थे, तो अक्यूमुलेटेड जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, डेबिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट था वो हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। अब अगर लॉस है तो यहाँ पे डेबिट होएगा, उसकी जो भी ड्राइंग है वो भी डेबिट होएगी, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है वो भी डेबिट होएगा। अगर उसने कोई भी ऐसे टेक ओवर कर रखी है वो भी यहाँ पे डेबिट होएगी। बाकी जो भी बचेगा वो यहाँ तो हम उसको सारा का सारा कैश पेमेंट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसका लोन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर तो आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर आप उसको लोन अकाउंट में क्रिएट कर रहे हो तो लोन अकाउंट डालोगे और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। या आप उसको पार्टली कैश भी पे कर सकते हो और पार्टली लोन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने पार्टली वाला एक्सेप्ट किया हुआ वे, तो उस केस में आपने जितनी पेमेंट उसको कैश में करी है तो वो टू कैश अकाउंट में जाएगी, बाकी जितना भी बैलेंस बचेगा वो उसका लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वी हैव टू डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो उसके लिए पहले आपको गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये इंटेंजिबल एसेट है तो इसको आप देख भी नहीं सकते हो, इसको आप टच भी नहीं कर सकते, इट कैन बी ओनली फील्ड। It is created through the various activities such as the quality production, good relation with the customers, and check on prices, etc. The treatment of the goodwill, इसकी टू टाइप्स की ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। अगर वो पहले से ही बुक्स में अपेयर कर रही है तो उस केस में क्या एंट्री जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। और ये जो गुडविल की वैल्यू होएगी वो ओल्ड रेशियो में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेकेंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल। तो जो भी पार्टनर आउटगोइंग है, चाहे वो रिटायर्ड है या डिसीज्ड है, उस केस में आपकी क्या जाएगी, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑफ दिस एंट्री इज ऑल्सो क्लियर। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो इसके हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। नाउ वी विल लर्न द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस कंसेप्ट में आपके पास 4-5 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। So first type of the question is ABC are partners in 3:2:1. B retire. Calculate new profit sharing ratio and the gaining ratio. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओल्ड रेशो दे रखी है 3 पार्टनर्स की, और एक पार्टनर बता रखा है जो कि रिटायर हो रहा है, दैट इज बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है कि ओल्ड रेशो हमारी कितनी थी, दैट इज 3:2:1। बी का शेयर कितना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, दैट इज 2/6। और अगर ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कौन से पार्टनर बाकी कंटिन्यू करेंगे, ए एंड सी। तो उनकी आपस की म्यूचुअल ओल्ड रेशो क्या बन रही है, 3:1। तो ये जो पार्टनर जाएगा वो बाकी दो पार्टनर्स को इसी रेशियो में ही अपना शेयर देके जाएगा। तो वो हमने शेयर पहले लिख दिया, म्यूचुअल ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड सी इज 3:1। तो ए का गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बी का शेयर रहेगा उसको आपने 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर सी का गेन आपको कैलकुलेट करना है तो बी के शेयर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या निकल जाएगा, ए का गेन। यहीं से आपकी गेनिंग रेशियो निकल जाएगी, दैट इज 6:2 और रिड्यूस करके 3:1। अब अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होएगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। अगर आपको ए की न्यू रेशियो या ए का न्यू शेयर आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें उसका पहले ओल्ड शेयर देखो कितना है, दैट इज 3/6। उसका गेन कितना आया था, दैट इज 6/24। तो वही आपको यहाँ पे प्लस कर देना, वो प्लस करके आ रहा है 18/24। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द न्यू शेयर ऑफ सी एज वेल। ओल्ड शेयर इज 1/6 plus gaining share is 2/24. It comes out 6/24. So the new sharing ratio is 18:6. Reduced form में वो कितनी आ रही है, 3:1। The new ratio is 3:1. Gaining ratio is also 3:1. Second type of question is XYZ are partners in 3:5:7. Z retire and his share was taken up by X and Y in 3:1. You have to find the new ratio. अब इसमें आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी बता रखी है, एक पार्टनर भी गिवन है जो कि रिटायर हो रहा है, लेकिन अब इसमें आपको ये भी बता रखा है कि ये जो पार्टनर जा रहा है वो बाकी जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं उसको किसी रेशियो में अपना शेयर देके जा रहा है। ठीक है, पहले हमने खुद कैलकुलेट किया था कि किस रेशो में देके जाएगा, अगर ये भी मेंशन ना होता तो हम क्या करते, ये अगर पार्टनर जा रहा था तो बाकी एक्स वाई कंटिन्यू करेंगे, उनकी आपस की रेशो क्या है 3:5, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 3:1 में ही अपने शेयर को देके जा रहा है। तो आप पहले जेड का शेयर लिखोगे, क्या उसका शेयर है 7/15। तो एक्स का गेन कैसे निकलेगा, उसके शेयर को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही वाई का गेन कैसे निकलेगा, जेड के शेयर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो।
जितना आ जाएगा वो आपकी गेनिंग रेशो बन जाएगी, दैट इज 21:7। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में 3:1 आ रही है। यही अगर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है तो एक्स का न्यू शेयर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। उसका पुराना जो शेयर था दैट वाज 3/15, गेन जो उसको आया था दैट वाज 21/60। इन दोनों को आप प्लस करोगे इट कम्स आउट 33/60। सिमिलरली वाइज न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड उसका 5/15 था प्लस गेन उसको 7/60 का हुआ था। तो इन दोनों को भी सॉल्व करके हमारा आ रहा है 27/60। तो आपका जो न्यू शेयर है वो कैसे बनेगा, 33 एंड 27, इनकी रेशो क्या बनेगी 33:27। रिड्यूस फॉर्म में वो बन रही है 11:9। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में एक छोटा सा यही फर्क था कि इस क्वेश्चन में आपको ये रेशो बता रखी है कि ये जो पार्टनर जा रहा है वो इस रेशो में ही अपने शेयर को लेके जा रहा है, तो हमने जो इसका शेयर था उसको इस रेशो के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया। लेकिन जो पिछला कंसेप्ट था उसमें ये हमें नहीं गिवन था, तो हमने क्या किया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको छोड़ दिया, बाकी जो पार्टनर्स कंटिन्यू हैं उनके शेयर को हमने उठाया और उसके साथ ही हमने उसको मल्टीप्लाई करवा के उसका गेन निकाला था। बाकी न्यू शेयर निकालने का तो मेथड सेम ही है, ओल्ड शेयर में आपको जस्ट गेन ही ऐड करना है, वहीं से आपकी न्यू रेशियो जो है वो बन जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ABC आर पार्टनर्स इन 9:5:4, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज एंटायर शेयर इज टेकन बाय सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि बी जो है वो रिटायर हो रहा है और सारा का सारा शेयर ही सी को मिल रहा है, तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। जितना भी बी का शेयर होगा दैट इज 5/18, वो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, सी का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो कॉन्टेनिंग पार्टनर थे बी के केस में, अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए एंड सी कॉन्टेनिंग पार्टनर्स बच रहे हैं। सी को गेन हो रहा है मतलब ए को गेन नहीं हो रहा, तो ए का जो न्यू शेयर है वो सेम ही रहेगा, दैट इज 9/18, इट विल रिमेन अनचेंज। और जो सी का न्यू शेयर था वो कैसे आएगा, ओल्ड प्लस गेन, क्योंकि उसको गेन भी हुआ था, उसका ओल्ड शेयर लिखना है प्लस उसका गेन लिखना है, उसको ऐड करके आपका आ रहा है 9/18। तो यहीं से उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी, दैट इज 9:9 और 1:1। Our fourth type of question is W, X, Y, Z are partners in 4:3:2:1 and W and Z retires। अब इसमें दो पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, यू हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो। अब ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, बस एक छोटा सा फर्क क्या है, यहाँ पे दो पार्टनर्स रिटायर हो रहे हैं, वहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा था, बट यहाँ पे भी हमें ओल्ड रेशो ही गिवन है। रिटायरिंग पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन जा रहा है, लेकिन और कोई रेशो में गिवन नहीं है। ठीक है, किस रेशो में देके जा रहे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर को, वो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अभी हमने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले जो जो रिटायर हो रहे हैं उनके शेयर्स मेंशन कर दो। डब्ल्यू का शेयर कितना है 4/10, जेड का शेयर कितना है 1/10, तो इनका कंबाइंड शेयर कितना आ गया डब्ल्यू एंड जेड का, दैट इज 4/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 5/10। अब ये जो 5/10 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है एक्स एंड वाई में, किस रेशो में, उनकी जो भी कॉन्टिन्यूइंग रेशो थी। ठीक है, उनका ऐसे ही आप म्यूचुअल रेशो कैलकुलेट करोगे ना, डब्ल्यू एंड जेड को छोड़ दो, बाकी उनका शेयर कितना बन रहा है 3:2, तो उस रेशो में ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये जो आपका कंबाइंड शेयर आया था 5/10, इसको अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का गेन निकल जाएगा, 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाई का गेन निकल जाएगा। यहाँ से हमारी गेनिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 15:10 इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसमें अगर आपको एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो उसका ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर आप ऐड कर दो, तो वो 30/50 आ रहा है। सिमिलरली वाई का भी अगर आपको न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो वाई का ओल्ड शेयर प्लस उसका गेन 2/10 प्लस 10/50, इट कम्स आउट 20/50। यहाँ से उनकी जो न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 20:30:20, इन रिड्यूस्ड फॉर्म इट इज 3:2। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ABC are partners in 2/8:1/2:2/8। इस क्वेश्चन में अब आपको डायरेक्टली रेशो नहीं गिवन, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो गिवन है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको ठीक भी कर सकते हो इनके डिनोमिनेटर सेम करके, या आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब बी रिटायर हो रहा है और आगे उन्होंने बोला है जो बी है वो सरेंडर कर रहा है 3/8 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ ए। अब उन्होंने क्या बोला कि जो बी का शेयर होगा वो अपने शेयर का 3/8 पार्ट जो है वो सी को दे रहा है और बाकी जितना भी उसका शेयर बचेगा वो ए को जाएगा। ठीक है, तो पहले बी का शेयर आप मेंशन करोगे, जब भी ऑफ का कंसेप्ट आ जाए मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब सबसे पहले उसने सी को दिया तो आप पहले सी का गेन कैलकुलेट करो,
बी का शेयर दैट इज 1/2 और उसका आपको 3/8 पार्ट लेना है। तो मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 3/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 3/16। तो बाकी जो बचा वो किसको जाएगा, ए को जाएगा। तो अब ए का गेन कैसे निकलेगा, बी का जितना शेयर था दैट इज 1/2, उसमें से जितना उसने सी को दे दिया दैट इज 3/16, वो आप डिडक्ट कर दोगे, इट कम्स आउट 5/16। अब ए का अगर आपको न्यू शेयर कैलकुलेट करना है तो उसके ओल्ड में उसका गेन ऐड कर दो। ओल्ड उसका कितना था, 2/8 प्लस उसका गेन कितना है 5/16, दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 9/16। सिमिलरली सी का भी न्यू शेयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ओल्ड शेयर प्लस गेन, उसका ओल्ड कितना था 2/8 प्लस उसको गेन कितना हुआ था 3/16, दोनों को प्लस करके हमारा आ रहा है 7/16। तो न्यू रेशो हमारी क्या बन गई, 9:7। Sixth type of question is ABC are partners in 4:3:1. B retire, selling his share of profit to A and C for 8,100 rupees, 3,600 being paid to A and paid by A and 4,500 being paid by C. You have to calculate the new ratio. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपने शेयर को सेल कर रहा है, ठीक है, बाकी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को वो सेल कर रहा है 8,100 रुपीज में। उसमें से ए ने पेमेंट करी है 3,600 और सी ने पेमेंट करी है 4,500। यहीं से ही हम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना कितना शेयर जो बी का है वो ए और सी के पास जाएगा, ठीक है। तो 3,600 एंड 4,500 की हमें रेशो बनानी है, वो कितनी आ रही है 4:5। तो बी का शेयर हमारा कितना था जो रिटायर हो रहा था, दैट इज 3/8। तो ए का गेन कैसे निकलेगा, उसके शेयर को इसी रेशियो के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4/9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए का गेन आ जाएगा, 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सी का गेन आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ रहा है, 12/72 ए का गेन एंड 15/72 सी का गेन हमारा निकल रहा है। यहाँ से अगर आप रेशो निकालना चाहो गेनिंग रेशो तो वो आ रही है 12:15, दैट इज 4:5। बट ये क्वेश्चन में रिक्वायर नहीं थी, हमें सिर्फ न्यू रेशो ही पूछी गई है। तो वो कैसे निकलेगी, ए का न्यू शेयर हमें अभी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, उसका जितना भी ओल्ड था उसमें आपको गेन ऐड करना है। तो वो हमारा कितना आ जाएगा 48/72। सिमिलरली सी का न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, उसका ओल्ड जो था दैट इज 1/8, उसको गेन हुआ है 15/72 का, दोनों को ऐड करके इट कम्स आउट 24/72। तो न्यू रेशो हमारी क्या बनी 48:24। इन रिड्यूस्ड फॉर्म इट इज 2:1। तो यही आपके 6 टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैंने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए ताकि सारे क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग हो सकें। That's all for today. If you like the content and the explanation, then please like this video and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.